वेलकम टू स्टडी गो वजीनत। आज से हम बीएनएसएस की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज का वीडियो बीएनएसएस की वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम बीएनएसएस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और साथ ही हम चैप्टर नंबर 1 को पूरा अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स, और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी गो विद जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीएनएसएस, ये 2023 में बनने वाला 46 नंबर का इनेक्टमेंट है और बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए ये तीनों ही इनेक्ट हुए थे 25 दिसंबर 2023 को और लागू हुए थे 1 जुलाई 2024 से। तो अभी हम अगर बात करें बीएनएसएस की, इसके आने से पहले चलता था सीआरपीसी, और सीआरपीसी को आखिर लाया कैसे गया, सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे। पुराने टाइम में क्रिमिनल जस्टिस को डिलीवर करने का ना सिस्टम ही बहुत अजीब था। मतलब सब मजे ले रहे थे। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्रिमिनल नेचर की तो उसको डील कर रहे हैं कस्टमरी लॉ से या फिर अपने रिलीजन के हिसाब से। जब अपने रिलीजन के हिसाब से डील कर रहे हैं तो ये चीज हर एक रिलीजन में थोड़ा अलग अलग हो रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी राजा का अगर राज चल रहा है तो उसके किंगडम में जो स्पेसिफिक रूल वगैरह बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं। और उस दौरान भी ये चीज देखने को मिल रही है कि सेम ऑफेंस अगर कोई पर्सन कर आ रहा है तो उसको जो सजा मिली है वो सजा के बजाय सेम ऑफेंस को करने वाले किसी अगले बंदे को कुछ और सजा दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई क्राइम कमिट करके आया है किंग के पास, तो किंग का मन कर रहा है तो उसका वो सर कलम कर दे रहा है, सूली पे लटकवा दे रहा है या फिर कारागार में डाल दे रहा है। और वही ऑफेंस अगर कोई और करके आ रहा है तो उसको कुछ और सजा दे रहा है। तो सब कुछ ना अनसर्टेन था। हमारे इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर को लेकर कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उनको ये चीज महसूस हुई और क्रिमिनल जस्टिस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन्होंने बनाया आईपीसी, जिसमें बताया कि क्या क्या चीज करना ऑफेंस है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, और जो कोई भी ऑफेंसेस करेगा उनको किस तरीके से पनिश किया जाएगा, उसका प्रोसीजर प्रोवाइड किया इन्होंने सीआरपीसी में। और सबसे पहले हमारे सामने आया सीआरपीसी 1861, जिसको रिप्लेस किया 1872 वाले सीआरपीसी ने, फिर उसको रिप्लेस किया 1882 वाले ने, फिर उसको रिप्लेस किया 1898 वाले ने, एंड देन फाइनली आया सीआरपीसी 1973 और लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 से, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। हालांकि जब ये सीआरपीसी 1973 बनकर तैयार हुआ था उस दौरान ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं होता था और इसके ना कुछ चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जो प्रोविजन है बीएनएसएस के वो पहले भी नहीं लगते थे और अभी भी नहीं लगते हैं। कहां पर? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्रिबल एरियाज में। ये चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर फिलहाल बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो सीआरपीसी 1973 जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लगना शुरू हो गया। कौन सी तारीख से? 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। और ये जो आपका सीआरपीसी 1973 था, इसमें कितने सेक्शंस थे और कितने चैप्टर्स थे, ये चीज आपने मुझे कमेंट में बतानी है। आगे होता क्या है,
सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीएनएसएस, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। और इसके रिपील के बारे में प्रोविजन बीएनएसएस में दे रखा है, कौन सा? सेक्शन 531। सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस आखिर कैसे आया? वैसे ही आया जैसे आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बीएसए आया। और ये चीजें हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर ली हैं। बीएसए के लेक्चर में भी हमने डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, और बीएनएस के भी लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो सेम चीज हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसको ना आप, ये जो पूरी टाइमलाइन है, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लेना। अब बीएनएसएस का स्ट्रक्चर भी देख लो। बीएनएसएस में आपको देखने को मिलेंगे 531 सेक्शंस, जिनको डिवाइड करके रखा गया है 39 चैप्टर्स में। और इसमें आपको 2 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। पहले शेड्यूल में 2 तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। पहला क्लासिफिकेशन बीएनएस में जो मेंशन ऑफेंसेस हैं उनका है। दूसरा क्लासिफिकेशन है अदर लॉ के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उनका, जिससे आपको पता चलता है कि अदर लॉज में अगर किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट बता रखी है 3 से लेकर 7 साल तक की, तो वो ऑफेंस का नेचर क्या होगा? वो होगा कॉग्निजेबल प्लस नॉन बिलेबल ऑफेंस। वहीं अगर सजा प्रिस्क्राइब है 3 साल से नीचे के कारावास की, तो तब ऑफेंस माना जाएगा नॉन कॉग्निजेबल प्लस बिलेबल। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा शेड्यूल जो दे रखा है बीएनएसएस के लास्ट में, उसमें आपको देखने को मिलेंगे 58 फॉर्म्स, जो कि लीगल ड्राफ्टिंग में आपको हेल्प करते हैं। और जैसा कि जो बीएनएसएस है वो बीएनएस की तरह क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करता है, और क्रिमिनल लॉ जो है वो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट, जिसमें पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर सकती हैं। जहां बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ बताता है क्या चीज करना ऑफेंस है, उस ऑफेंस के लिए क्या लायबिलिटी, क्या पनिशमेंट होगी। वही जो बीएनएसएस है वो है एक प्रोसीजरल लॉ, जो बताता है कि मैकेनिज्म क्या होगा ये डिटरमिन करने का कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो उसको सजा कैसे दी जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा। वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं बीएनएसएस में। और जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं ना, उनके लिए सरला गुप्ता वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट 2025 के केस में कहा गया था कि प्रोसीजरल लॉ का इंटरप्रिटेशन लिबरली करना चाहिए ताकि जस्टिस को एडवांस किया जा सके। और अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेयर ट्रायल के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे कुछ प्रोसीजरल लॉज के एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ सब्सटेंटिव लॉज के एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इनको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। बीएनएसएस की आपने एक खास बात ध्यान रखनी है, क्या? कि ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट करती है, अलग करती है। और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये जो चैप्टराइजेशन किया गया है 531 सेक्शंस का 39 चैप्टर्स में, इनको ना यूं ही याद नहीं कर लोगे आप कि बस ऐसे पढ़ लिया और हो जाएंगे याद, या फिर मैं ऐसे फटफट 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 करके पढ़ के सुना दूं और आपको हो जाएंगे याद। इनमें लगेगी मेहनत। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, ये जितनी भी चैप्टर्स दे रखे हैं आप देखो कि इन चैप्टर में कहां से लेके कहां तक सेक्शन है और किस बारे में ये बात करते हैं। जस्ट ये कम से कम 4 से 5 बार आप रीड कर लो, और जहां जहां आपसे कोई ट्रिक लग पा रही है वो ट्रिक आप लगा भी सकते हो, आप वो ट्रिक भी इस्तेमाल करके याद कर सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इनको कम से कम 4 से 5 बार रीड कर लो स्क्रीनशॉट लेकर। अब रीड करने के लिए बोल रही हूँ, इट डजंट मीन कि रीड करने से एकदम याद हो जाएंगे, 4 से 5 बार रीड किया और हो गया याद, ना ना, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी जस्ट रीड करना है, फिर जैसे जैसे करके हम बीएनएसएस के लेक्चर निपटाते जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर ना आपके दिमाग में बैठते जाएंगे कि कौन से चैप्टर में कहाँ से लेकर कहाँ तक सेक्शंस दे रखे हैं, कौन सा चैप्टर किस बारे में बात करता है। सब कुछ हो जाएगा याद, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर इनको रीड कर लो, और मुझे ना आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जब आपने ये चैप्टराइजेशन को 3 से 4 बार रीड किया तो ये पूरे चैप्टराइजेशन में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके दिमाग में बैठ गए। अभी हमारा फोकस रहेगा चैप्टर नंबर 1 पर, जिसमें दे रखे हैं सेक्शन 1 से लेकर 5 तक, जो कि है प्रिलिमिनरी टाइप का चैप्टर, इंट्रोडक्टरी टाइप का चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं। सेक्शन 1 बीएनएसएस का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट डेट बताता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल तो बीएनएसएस का पता ही है, जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब
इसका एक्सटेंट अगर हम देखें तो थोड़ा सा चले जाओ आप सीआरपीसी 1973 में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में तो ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नहीं लगता था, बट जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिस तारीख को लागू हुआ यानी कि 31 अक्टूबर 2019, इस तारीख से ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लगने लग गया। और फिर हम ये कहने लग गए कि जो सीआरपीसी 1973 है ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। हालांकि बीएनएसएस में ये चीज नहीं लिखी हुई है, बट ये चीज है कि जो बीएनएसएस है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। लेकिन चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 जो दे रखे हैं बीएनएसएस में, इन चैप्टर्स में दिए गए प्रोविजंस को छोड़ के बाकी जो बीएनएसएस के प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्रिबल एरियाज में। हालांकि यहाँ की जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो चाहे उन प्रोविजन को जो कि इन पर नहीं लगते हैं या उनमें से किसी भी प्रोविजन को चाहे तो पूरे के पूरे स्टेट में या ट्रिबल एरिया में या उसके किसी पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसी सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करके। हालांकि ध्यान ये रखना है कि चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 ये प्रोविजन तो लगते हैं, इनको छोड़ के जो बाकी प्रोविजन है वो अप्लाई करना कंसर्न स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रिबल एरियाज का मतलब क्या है? ट्रिबल एरिया का मतलब है प्रायर टू 21 जनवरी 1972 जो रीजन असम के ट्रिबल एरिया का पार्ट था, जिसमें से बाहर निकाल दो शिलोंग म्यूनिसिपालिटी को, और जिसके बारे में ना आपको देखने को मिलेगा रेफरेंस कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में दिए गए पैरा नंबर 20 में। तो वही यहाँ पर ट्रिबल एरिया का मतलब है। कमेंसमेंट डेट आपको बैरिक्स में नहीं मेंशन मिलेगी इस तरीके से लिखी हुई, बट कमेंसमेंट डेट यही है 1 जुलाई 2024 बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए इन तीनों एक्ट की। सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 जो दिया गया है बीएनएसएस में, इसमें क्लोज ए से लेकर जेड तक काफी सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है। जो भी टर्म्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं वो आपके प्रीलिम्स में भी पूछी जाती हैं कि कौन से क्लोज में डिफाइन है, उनके अंदर का कंटेंट जो पूछा जाता है वो मैं आपको एक एक डेफिनेशन के साथ साथ बताती जाऊंगी। और ये टर्म्स आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में और कई बार इनमें कंपैरिजन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो जो आपका पूछा जाता है उस हिसाब से मैं साथ साथ में आपको बताती चलूंगी। तो अब यहाँ पे जो ये टर्म्स दे रखी हैं क्लोज ए से लेकर जेड तक, इनको याद करने के लिए अगर आपने कोई अपनी ट्रिक बना रखी है और वो बहुत खतरनाक ट्रिक है या फिर जो भी है, मतलब अगर आपको लग रही है कि हाँ सही है ट्रिक, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो मैं ट्रिक बताऊंगी वो अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो उससे भी आप याद कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है कि क्लोज ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिफाइन है, क्योंकि अल्फाबेटिकली चल रहे हैं और ए से सिर्फ एक ही टर्म डिफाइन कर रखी है जो कि है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। क्लोज बी में बेल को डिफाइन किया गया है, क्लोज सी में बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस एंड क्लोज डी में बेल बॉन्ड। तो स्टार्टिंग में जो बी से लेकर डी तक जा रहे हैं यहाँ पर बेल बेल वाली चीजें हैं, पहले बेल फिर बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस फिर बेल बॉन्ड। और बेल बॉन्ड को थोड़ा इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि इसमें ना डी की साउंड आ रही है, बेल बॉन्ड बेल बॉन्ड ऐसे करके। अब बोलोगे कि क्लोज ई में भी तो बॉन्ड डिफाइन किया गया, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको वो बॉन्ड पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना है इसको ई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ऐसे करके पढ़ना है। तो ई में डिफाइन है बॉन्ड, एफ में चार्ज डिफाइन है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिर से लगा दिया चार्ज, फिर से लगा दिया चार्ज, फिर मतलब एफ, चार्ज मतलब चार्ज। कॉग्निजेबल ऑफेंस को आप ऐसे याद कर सकते हो, आप इसको पढ़ो कॉग्निजीबल ऑफेंस, जीबल 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 कॉग्निजीबल ऑफेंस, जीबल मतलब क्लोज जी। कॉग्निजीबल ऑफेंस कहां पर डिफाइन है? क्लोज सी में डिफाइन है। क्लोज एच में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लोज आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है, ये मेरे को ऐसे ध्यान है मैंने कोई शॉप पढ़ी थी जिसका नाम था आई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज, जब मैं रास्ते में जा रही थी ना तब पढ़ी थी मैंने कहा ये कैसी शॉप है, अब वो यहाँ पर आ गई भाई आई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब जो जे है वो हाई कोर्ट को डिफाइन करता है, ये कैसे याद कर सकते हो आप? बोलो हाई कोर्ट की जय हो, हाई कोर्ट की जय हो जाएगा यार। अब यहाँ पे जब इंक्वायरी करने की बात आती है ना तो हम हरियाणा में बोलते हैं के करें इंक्वायरी, के से इंक्वायरी। और बीएसए में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं के है रेलेवेंट, वहां पे के में डिफाइन है रेलेवेंट, यहाँ पे के में डिफाइन है इंक्वायरी, तो के करें इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन करने की जब भी बात आती है ना तो हर कोई बोलता है ला इन्वेस्टिगेशन करूं, ला इन्वेस्टिगेशन करूं, तो एल में डिफाइन है इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन करेगा? मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा।
ऐसे याद कर सकते हो। और जब भी मतलब हम किसी भी जज वज के पास जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं अरे हमारे पास मत आओ, ना है लोकल जुरिस्डिक्शन, हमें ना है लोकल जुरिस्डिक्शन। हर कोई ना बोलता है लोकल जुरिस्डिक्शन के लिए। तो एन में डिफाइन है लोकल जुरिस्डिक्शन। ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। बाकी जो पी है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसको याद किया कैसे, पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की पनौती बना दी, पर नोटिफिकेशन। अब जब भी कोई ऑफेंस कमिट करेगा, उसको जब हम बीएनएसएस में ट्राई करेंगे, वो बोलेगा अरे मत करो ट्राई, मुझे छोड़ दो। हम बोलेंगे क्यों ना करे ट्राई, बता ना हमें तूने क्यों करा ऑफेंस, क्यों करा ऑफेंस, क्यों करा ऑफेंस, क्यों ऑफेंस। आर में डिफाइन है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम कहते हैं एसएचओ। और ऐसे याद रखो कि जो एसएचओ साहब है ना, वो पता क्या करते रहते हैं, आ बावली हो जाती हूँ मैं ट्रिक बनाते बनाते। क्लोज एस में प्लेस को डिफाइन किया गया है, इसको मैंने ऐसे ही ध्यान रखा हुआ है क्योंकि इसमें एस की साउंड आ रही है ना, तो प्लेस क्लोज एस। पुलिस रिपोर्ट को भी टी की साउंड से ध्यान रखा हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट क्लोज टी में डिफाइन है। अब पुलिस स्टेशन को मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, यू है वो पुलिस स्टेशन, यू है वो पुलिस स्टेशन। अब अगर देखो जज वज नहीं बने तो वी क्या बनेंगे, वी बनेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वी बनेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डब्ल्यू में डिफाइन है सब डिवीजन, तो डिवीजन ना डब्ल्यू जैसा साउंड करता है, डिवीजन डब्ल्यू। सब डिवीजन कहां पर डिफाइन है, डब्ल्यू में। एक्स सम्मन केस को डिफाइन करता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो एक्स है वो सम्मान योग्य नहीं है, एक्स का सम्मान नहीं करना है, एक्स में सम्मन केस डिफाइन है। बाकी वाई में विक्टिम डिफाइन है, जेड में वारंट केस डिफाइन है, जो आप ऐसे ही कुछ भी ट्रिक भिड़ा के याद कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है वो ये कह रहा है कि जो टर्म्स बीएनएसएस में डिफाइन नहीं करी गई हैं बट बीएनएसएस में आपको देखने को मिल रही हैं और उनकी डेफिनेशन दे रखी है या तो आईटी एक्ट में या फिर भारतीय न्याय संहिता में, तो जो मतलब आईटी एक्ट में या बीएनएस में उनका बता रखा है वही मतलब यहाँ पर उनका बीएनएसएस में भी निकाला जाएगा। तो ये तो आपका सेक्शन 2 हो गया। अब आप बोलोगे हैं ये क्या करा, अरे रुको, अभी हम सारी डेफिनेशन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी में कई प्रोविजंस में हमें ये फ्रेज लिखा हुआ मिलता था, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी का सेक्शन 54A जो कि आइडेंटिफिकेशन परेड को गवर्न करता है, इसमें ये चीज मेंशन थी कि अगर सस्पेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाला जो आइडेंटिफायर है वो अगर डिसेबल है तो तब पूरा आइडेंटिफिकेशन परेड जो ऑर्गेनाइज कराया गया है उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए रिकॉर्ड किया जाना होगा। अब सिमिलर सेक्शन आपको देखने को मिलेगा बीएनएसएस के सेक्शन 54 में, और सीआरपीसी के मुकाबले ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस बीएनएसएस में कई प्रोविजंस में इन्होंने ऐड कर दिया है। यहां तक कि एक नया सेक्शन इन्होंने जो ऐड किया है वो इसके दायरे को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है। कौन सा सेक्शन नया ऐड करा है, सेक्शन 530 बीएनएसएस का, जो कि ये कहता है कि सारे के सारे ट्रायल्स, इंक्वायरी, प्रोसीडिंग्स जो बीएनएसएस में करी जा रही हैं, लाइक समन एंड वारंट का इशू किया जाना, सर्व किया जाना, एग्जीक्यूट किया जाना, कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाना, इंक्वायरी एंड ट्रायल के दौरान एविडेंसेस का रिकॉर्ड किया जाना, सारी की सारी एपलेट प्रोसीडिंग या कोई भी अदर प्रोसीडिंग जो भी बीएनएसएस के तहत करी जा रही हैं वो की जा सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मतलब अब व्लॉग बनेंगे मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो करी जा सकती हैं। कैसे करी जा सकती हैं, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई में, या फिर करी जा सकती हैं बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में। तो क्या है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, इसका मतलब होता है कि अगर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या क्या हो सकती है, जैसे कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फोन, कंप्यूटर, कैमरा एक्सेट्रा, अगर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज किया जाता है, यहां पर जो पर्पस मेंशन है इनमें से किसी भी पर्पस के लिए, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर प्रोसेस रिकॉर्ड करने के लिए। कैसे प्रोसेस रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गया, सर्च सीजर, एविडेंस का कलेक्शन वगैरह किया जाना, ये सब चीजें अगर रिकॉर्ड करने के लिए किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया जाता है, या फिर यूज किया जाता है कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बाय रूल्स जो भी अदर पर्पसेस स्पेसिफाई किए हैं उन पर्पस के लिए अगर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया जाता है तो तब कहा जाता है कि क्या किया गया है,
किया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज। और यहाँ पर जो अदर पर्पसेस हैं ध्यान रखना है वो स्पेसिफाई कर रही है रूल बना के कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ जो डेफिनेशन आपको पढ़नी चाहिए वो अगली डेफिनेशन है दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, जिसमें आपने ध्यान ये देना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेंशन है इनके अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नोटिफाई कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना ये चीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो रिटर्न में या मुंह से बोलकर या फिर इमेजेस वगैरह पिक्चर्स वगैरह बना के या कोई वीडियो कंटेंट बना के की गई है, ट्रांसमिट या ट्रांसफर किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को या किसी डिवाइस से किसी पर्सन को या किसी पर्सन से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी पर्सन को। कैसे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या चीज इंक्लूड हो सकती हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फॉर्म, जैसा कि नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ध्यान रखना यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के लिए पर्पसेस स्पेसिफाई कर रही है वो है स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज बी बेल को डिफाइन करता है। ये कहता है कि अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने वाला जो एक्यूज या सस्पेक्टेड पर्सन है उसको कोर्ट या ऑफिसर कंडीशंस लगा के उस पर्सन से बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के उसको लीगल कस्टडी से रिलीज कर रहे हैं, तो लीगल कस्टडी से उसका ये जो रिलीज किया जा रहा है इस रिलीज को ही हम कहते हैं बेल। यानी कि बेल कंडीशनल रिलीज है एक्यूज पर्सन का या अरेस्टेड पर्सन का लीगल कस्टडी से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। और ये ऐसा कंडीशनल रिलीज है जिसको सिक्योर किया जा रहा है बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ई बॉन्ड का मतलब होता है बिना जमानती के, बिना श्योरिटी के सिर्फ अंडरटेकिंग लिया और रिलीज कर दिया। वहीं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी बेल बॉन्ड का मतलब होता है जमानती के साथ, श्योरिटी के साथ अंडरटेकिंग लेकर रिलीज किया जाना। श्योरिटी थर्ड पर्सन होता है जो कि रिलीज किए जाने वाले की तरफ से गारंटी देता है कि ये जो पर्सन आप रिलीज कर रहे हो ये ना जो जो इसने अंडरटेकिंग दी है उनका कंप्लायंस करेगा। आप जब इसको कोर्ट में बुलाओगे या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इसको बुलाएगा तब ये आएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। इस तरह की अंडरटेकिंग जो भी जब इस पर्सन को रिलीज किया जा रहा था इस पर्सन ने दी थी उनका वो पालन करेगा। इस चीज की जो थर्ड पर्सन गारंटी दे रहा है उसी को हम कह रहे हैं श्योरिटी। और जब श्योरिटी के साथ अंडरटेकिंग पर रिलीज किया जाता है तो तब हम उसको कहते हैं कि बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के रिलीज किया गया है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि बेल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज जो कि सिक्योर्ड होता है या तो बॉन्ड से या फिर बेल बॉन्ड से। अब बेल दिया जाना एक रूल है और जेल में रखना एक्सेप्शन है। ये कहा गया था मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। लेकिन जब भी बेल दी जाती है ना तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जिस ऑफेंस के एक्यूज को या सस्पेक्टेड को बेल देनी है उसने किया कौन से टाइप का ऑफेंस है, बिलेबल ऑफेंस किया है या नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है। अब ये होता क्या है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज सी बिलेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जो कि बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में शो किए गए हैं बिलेबल, या फिर किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में जिन ऑफेंसेस को बिलेबल ऑफेंस बनाया गया है वो भी बिलेबल ऑफेंस है। उनके अलावा जो बाकी ऑफेंसेस हैं वो है नॉन बिलेबल ऑफेंस। तो ये जो बिलेबल ऑफेंस होते हैं ना ये कम सीरियस नेचर के होते हैं। इनका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि चीटिंग वाला ऑफेंस, अफरे वाला ऑफेंस। नॉन बिलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं ये थोड़ा सीरियस प्रकृति के होते हैं, ग्रेव नेचर के होते हैं और इनके एग्जांपल हो सकते हैं मर्डर, रॉबरी, रेप, डाउरी डेथ एक्सेट्रा। बाकी आप बीएनएसएस का जो फर्स्ट शेड्यूल है ना उसको खोल के देखना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस बिलेबल है, कौन कौन से नॉन बिलेबल है। बट जो चीज यहां पर आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो बिलेबल ऑफेंस होते हैं वहां पर बेल ग्रांट करते टाइम कोर्ट अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि बेल एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल है इन बिलेबल ऑफेंस। ये कहा गया था ऋषि कल्लाल वर्सेस किशोर 2009 के केस में।
क्योंकि बिलेबल ऑफेंसेस में बेल क्लेम की जा सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट। और ऐसा इसलिए भी है कि बिलेबल ऑफेंसेस में बेल सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट नहीं है, बल्कि ये जरूरी है अंडर आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जहां तक आफ्टर रिलीज एक्यूज के भाग जाने का कोई रिस्क नहीं है, एक्यूज के द्वारा एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई डर नहीं है, तब तक बेल उसको ग्रांट कर देनी ही चाहिए। लेकिन अगर बेल को बार बार ऑफेंसेस कमिट करने के लाइसेंस के रूप में अगर कोई यूज कर रहा है, तो तब ऐसे व्यक्ति को बिलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करने से मना किया जा सकता है। यह कहा गया था अलूका वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 के केस में। वहीं जो नॉन बिलेबल ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफेंसेस में बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर निर्भर करती है। और जो डिस्क्रिशन कोर्ट का इस तरह की बेल को ग्रांट करने के लिए कोर्ट को मिला हुआ है, वो डिस्क्रिशन वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो साउंड लीगल प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रखते हुए। बाकी ध्यान रखना है कि नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में जो ऑर्डिनरी बेल दी जाती है उसके लिए दे रखा है सेक्शन 480। वहीं बिलेबल ऑफेंसेस में जो बेल दी जाती है उसके लिए दे रखा है बीएनएसएस में सेक्शन 478। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक हमें प्रावधान देखने को मिलता है सेक्शन 482 में एंटिसिपेटरी बेल का। वो नहीं दी जाती है बिलेबल ऑफेंसेस में, ध्यान रखना है ये, बट दी जाती है कहां पर? नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में। अब ये होती क्या है? एंटिसिपेटरी बेल होती है प्री अरेस्ट बेल, मतलब अभी लीगल कस्टडी में लिया ही नहीं गया है, अरेस्ट ही नहीं किया गया है। अरेस्ट के एंटिसिपेशन में जो बेल की मांग की जा रही है, कौन से ऑफेंसेस में? नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में। किससे की जा रही है? हाई कोर्ट से या फिर कोर्ट ऑफ सेशन से। वो कहलाती है एंटिसिपेटरी बेल। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया है कि बेल क्या होती है, बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड ये दोनों क्या चीजें हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एफ में चार्ज के बारे में जो बताया गया है, उससे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज का मतलब है एक्यूजेशन या कह लो इल्जाम। ऐसे नहीं बोलते अरे इसने चोरी कर ली, इसने मर्डर कर दिया, ये क्या है? ये इल्जाम है। बट यहां पर जो चार्ज है वो कैसे वाले इल्जाम या कह लो एक्यूजेशन है? ये वैसे वाले एक्यूजेशन या इल्जाम है जो कि आप और मैं नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो लगा रही है फॉर्मली कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट। बीएनएसएस में सेकंड शेड्यूल में जो फॉर्म नंबर 33 दे रखा है उसको कंसीडर करते हुए ये इल्जाम, ये एक्यूजेशन की जो एक्यूज्ड है उसने बीएनएस या किसी अदर लॉ के तहत ये फला फला ऑफेंस कमिट कर दिया है। एक बार अगर आप फॉर्म नंबर 33 देख लोगे ना सेकंड शेड्यूल में जो दे रखा है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चार्ज है क्या। और जब भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट इस तरह से फॉर्मली एक्यूजेशन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं चार्ज, इस चीज को ना हम ये भी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बीएनएसएस में चैप्टर नंबर 18 दे रखा है, जिसमें सेक्शन 234 से 247 तक के प्रोविजन है। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्रिमिनल प्रोसीडिंग की वो स्टेज होती है जो कि इंक्वायरी एंड ट्रायल इन दोनों को अलग करती है। कैसे? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो भी प्रोसीडिंग चलती है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष, उसको तो हम कहते हैं इंक्वायरी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद जो चलेगी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोसीडिंग, उसको हम कहेंगे ट्रायल। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज को किया जाएगा अब ट्रायल, उसके बारे में एक्यूज को पता तो चल जाए कि आखिर उसको क्यों बुलाया जा रहा है, वो अपनी डिफेंस वगैरह तो प्रिपेयर कर ले। तो एक तरीके से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को कंप्लाई करती है और अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फेयर ट्रायल का राइट है उसको इंश्योर करती है। और ये चीज आपने और ध्यान रखनी है कि चार्जेस रिटर्न में लगाए जाते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में, और चार्ज में वो पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं जो बता रखे हैं सेक्शन 234 ऑफ बीएनएसएस में। और जिस समय जिस जगह पर ऑफेंस कमिट किया गया, जिस पर्सन या जिस चीज के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट किया गया, वो मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज कहता है सेक्शन 235 बीएनएसएस का। और अगर जरूरी है तो तरीका भी बताना पड़ता है कि किस तरीके से ऑफेंस कमिट किया गया था, ये कहता है सेक्शन 236 बीएनएसएस का। बाकी जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 18 बीएनएसएस का, तब और चीजें आपको चार्जेस के बारे में क्लियर होंगी।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ट्रायल है जहां पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाते, थोड़ा इस चीज को सर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एफ में चार्ज के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर चार्ज कंटेन करता है मोर हेड्स देन वन, यानी कि अगर मल्टीपल ऑफेंसेस का एक्यूज के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि जो एक्यूज है, मान लो उसने किया है रॉबरी, मर्डर, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड ग्रीवस हर्ट, तो चार्ज में इंक्लूड होगा एनी हेड ऑफ चार्ज, यानी कि हर एक इंडिविजुअल ऑफेंस जो है वो एक हेड ऑफ चार्ज माना जाएगा और वो इंक्लूड होगा चार्ज में। इतनी सी बात यहां पर कही गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जी बीएनएसएस का कॉग्निजेबल ऑफेंस इन कॉग्निजेबल केस को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ओ बीएनएसएस का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस को डिफाइन करता है। तो ये चीज पता कैसे चलती है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है? ये पता चलती है बीएनएसएस में जो फर्स्ट शेड्यूल दे रखी है उससे। वहां पर बताया गया है कि बीएनएस में जो ऑफेंसेस बना रखे हैं पनिशेबल, वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो एक बार ना आप उस लिस्ट को खोलकर देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, रॉबरी, डेकॉइटी, मर्डर, रेप, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये जो ऑफेंसेस मैंने बताए ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। वहीं अगर हम किसी ऐसे ऑफेंस की बात करें जो कि ये बीएनएस वाला ऑफेंस नहीं है, किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में बनाया गया ऑफेंस है, तो तब उस अदर एग्जिस्टिंग लॉ में उसको कॉग्निजेबल बनाया गया है या नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया है, वहीं से पता चलेगा ये चीज। वहां पर अगर नहीं मेंशन है तो तब बीएनएसएस में जो फर्स्ट शेड्यूल में सेकंड क्लासिफिकेशन दे रखा है, एक बार उसको कंसीडर करके देख लो। अगर वहां से पता चल पा रहा है तो वहां से पता चल जाएगा। तो ये चीज क्लियर है कि कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर थोड़ा सा मैं बीएनएस के परे जाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वहां पर डिसऑनर ऑफ चेक वाला ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब जो मेन चीज है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से अलग करती है वो है क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, बट ऐसी अथॉरिटी पुलिस वालों को नहीं होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये पता चलता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस से। वहीं पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये पता चलता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस से। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है नाम और पता करने के मकसद से अंडर सेक्शन 39 ऑफ बीएनएसएस। दूसरी चीज यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, और ये चीज कहां से पता चलती है? बीएनएसएस के सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 से। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाह रही है तो पहले उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये चीज कहां पर मेंशन है? सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस में। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो तब क्या किया जाता है? एफआईआर लॉन्च करी जाती है डायरेक्टली एसएचओ के पास अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। इसके अलावा कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेन भी करी जा सकती है मजिस्ट्रेट के पास। वहीं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो कंप्लेन बिफोर द मजिस्ट्रेट, उसमें एफआईआर नहीं होती लॉन्च। क्या होती है लॉन्च? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हीनियस एंड सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, अफरे। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़ा कम सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि चीटिंग, फोर्जरी, डिफेमेशन एंड कॉजिंग मिसकैरेज। आई होप यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच कंप्लेंट को डिफाइन कर रहा है और कह रहा है कंप्लेंट का मतलब होता है एलिगेशन। ऐसी एलिगेशन जो कि ओरल या फिर रिटन में लगाई गई हैं। किसके पास लगाई गई हैं? मजिस्ट्रेट के पास। क्यों? ताकि मजिस्ट्रेट उन एलिगेशन के बारे में जानने के बाद क्या करे? बीएनएसएस में जो दे रखे हैं प्रोविजन उनके हिसाब से जो भी सुटेबल एक्शन है वो एक्शन ले। और ये जो एलिगेशन लगाई जा रही हैं ये है किस बारे में? ये एलिगेशन इस बारे में है कि कोई पर्सन है जिसको हम जानते हैं या फिर जिसको हम नहीं जानते हैं, क्या कर दिया है? वो कर दिया है कोई ऑफेंस कमिट, और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। तो ध्यान ये रखना कि कंप्लेंट कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जा सकती है मजिस्ट्रेट के पास।
बट एसएचओ के पास जो एफआईआर लॉन्च करी जाती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन ये आता है कि पुलिस रिपोर्ट जो कि अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल की जाती है, क्या वो कंप्लेंट होती है? तो इसका आंसर है नहीं। बट वो पुलिस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज डिस्क्लोज की हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है कमिट, बल्कि कमिट हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो तब वो पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है डीम्ड कंप्लेंट। और उस पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास जिस ऑफिसर ने किया है फाइल, वो कहलाता है डीम्ड कंप्लेनेंट। वहीं अगर ऐसा हो कि मजिस्ट्रेट के पास अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट की गई है और मजिस्ट्रेट ये इंफॉर्मेशन जाकर देते हैं एसएचओ को, तो तब वो बन जाती है क्या? एफआईआर। है ना मजे की बात। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट की जाती है, चाहे की गई हो कॉग्निजेबल ऑफेंस की या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, अगला स्टेप मजिस्ट्रेट क्या लेगा? दो चीजें हैं। पहली चीज इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दे, दूसरी चीज कॉग्निजेंस ले ले। इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को देने के लिए दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर कंप्लेंट आई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस। अगर कंप्लेंट आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो तब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। लेकिन वहीं अगर कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ले लेता है कॉग्निजेंस, तब मजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर 16 में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकता है। बाकी आपने ये ध्यान रखना है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट की जा सकती है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच, भले ही यहां पर आगे नहीं लिखा है कि वो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। ये कहा गया था बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 के केस में। और जैसे कि कंप्लेंट की डेफिनेशन में ये चीज क्लियरिफाई करी गई है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं तब भी जब हमें पता ही नहीं है कि ऑफेंस कमिट करने वाला व्यक्ति है कौन। बस इतना पता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। इसीलिए ये चीज है कि इस आधार पर कंप्लेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है कि जो कंप्लेंट है वो तो ये डिस्क्लोज ही नहीं कर रही है कि आखिर ऑफेंस को कमिट करने वाला एक्यूज कौन है। बाकी कंप्लेंट के डिसमिसल के रिगार्डिंग सेक्शन 226 बीएनएसएस का आप एक बार चेक कर सकते हो। और जब कंप्लेंट को डिसमिस किया जाता है अंडर सेक्शन 226 ऑफ बीएनएसएस, तो उसके संबंध में फर्दर इंक्वायरी करवाने की पावर हाई कोर्ट एंड सेशन जज को दे रखी है अंडर सेक्शन 439 ऑफ बीएनएसएस। बाकी ये जो प्रोविजन है सेक्शन 226 एंड 439 ऑफ बीएनएसएस, जब हम इन प्रोविजंस में पहुंचेंगे ना, तभी इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर एंड कंप्लेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एफआईआर के बारे में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 173, जिस सेक्शन के तहत एफआईआर लॉन्च करी जा रही है। बट इट डजंट मीन कि एफआईआर को यहां पर डिफाइन किया गया। एफआईआर को बीएनएसएस में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। वहीं जो कंप्लेंट है उसकी डेफिनेशन तो अभी हमने देखी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में। एफआईआर को फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, बट जो कंप्लेंट है उसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच ऑफ बीएनएसएस में जो हमने कंप्लेंट के एसेंशियल एलिमेंट देखे वो फुलफिल होने चाहिए, काफी है। एफआईआर के बारे में ये चीज तो आपको क्लियर ही है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च करी जाती है। किसके समक्ष? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या जिसको हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, इन शॉर्ट एसएचओ, इसके पास की जाती है एफआईआर लॉन्च कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कंप्लेंट कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल, इनमें से किसी भी ऑफेंस के बारे में लॉन्च करी जा सकती है उस मजिस्ट्रेट के पास जिसको केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है। जब एफआईआर लॉन्च करी जाती है उसके बाद एसएचओ साहब क्या कर सकते हैं? बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। ये चीज पता चलती है सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस से। वहीं कंप्लेंट के मामले में ये चीज है कि अगर
कंप्लेंट आई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस में ये चीज कह रखी है कि ऐसे ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पुलिस को लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट की परमिशन। वहीं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वाली अगर कंप्लेंट करी गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मजिस्ट्रेट अगर उसकी इंफॉर्मेशन देता है एसएचओ साहब को, तो तब वो बन जाती है एफआईआर, और फिर जो एसएचओ साहब हैं बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। आखिरी पॉइंट जो कि एफआईआर को कंप्लेंट से अलग करता है वो ये है कि जो एफआईआर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएसए ये कहा गया था हरिंदर राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। वहीं निपुण सक्सेना का जो केस है, इन दैट केस ये कहा गया था कि जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, पॉक्सो वाले ऑफेंसेस हो गए, तो वहां पर एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं रहती है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। वही जो कंप्लेंट है वो होती है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जे हाई कोर्ट को डिफाइन करता है, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लो, बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है, आराम से समझ में आ जाएगी। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के इंक्वायरी को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है। इन्वेस्टिगेशन वाले इस डेफिनेशन में आपको ये नई चीज देखने को मिलेगी, इन्होंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी है, जो कि ये कह रही है कि अगर स्पेशल एक्ट में दिया गया कोई प्रोविजन बीएनएसएस में दिए गए प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट है, तो तब स्पेशल एक्ट का वो प्रोविजन प्रिवेल करेगा ओवर दी बीएनएसएस। बिकॉज एक मैक्सिम है जनरलाइबुस स्पेशल या डेरोगेंट, ऐसी कुछ है ये। इट मीन्स कि जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ को ओवरराइड करता है, और बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस एक जनरल लॉ है। अब यहाँ पे जो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। दोनों ही डेफिनेशन को हम ट्रायल के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, और इस तरीके से ना आपको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज तो पता ही है कि इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल में डिफाइन किया गया है, इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के में, ट्रायल को बीएनएसएस में कहीं नहीं डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा इस चीज के लिए अगर किसी पर्सन को ऑथोराइज किया गया है, तो उस पर्सन के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग कहलाती हैं इन्वेस्टिगेशन। ध्यान रखना, जिस पर्सन को मजिस्ट्रेट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ऑथोराइज कर रहा है वो पर्सन खुद मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता है। वहीं इंक्वायरी का मतलब होता है चार्जेस फ्रेम किए जाने से पहले मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो सारी प्रोसीडिंग कहलाती हैं इंक्वायरी, जो कि की जाती हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। वही जो ट्रायल है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष चलाई गई ऐसी प्रोसीडिंग है जो कि की जाती हैं एक्यूज का गिल्ट या फिर इनोसेंस डिटरमिन करने के लिए। नेक्स्टली जो इन्वेस्टिगेशन है ये एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है, वही इंक्वायरी एंड ट्रायल ये दोनों जुडिशियल नेचर के होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, इंक्वायरी सेकेंड स्टेज एंड ट्रायल थर्ड स्टेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। तो जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है एसएचओ के पास, तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन के फ्यूल के रूप में काम करती है और इन्वेस्टिगेशन को मोशन में ला देती है। एफआईआर लॉन्च होते ही इन्वेस्टिगेशन एसएचओ साहब शुरू कर सकते हैं। वहीं जो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष करी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की और उसके बारे में मजिस्ट्रेट ने इंफॉर्मेशन दी है एसएचओ साहब को, तो तब भी शुरू हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, और ये खत्म होती है तब जब पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। इसीलिए जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है तब शुरू होती है इंक्वायरी, और खत्म होती है कब? जब मजिस्ट्रेट या जो कोर्ट है वो चार्ज फ्रेम करते हैं या फिर एक्यूज को डिस्चार्ज कर देते हैं। वहीं अगर चार्ज फ्रेम करते हैं तो तब शुरू हो जाता है ट्रायल, और ट्रायल खत्म होता है जब जजमेंट आता है, या तो कन्विक्शन का या फिर एक्विटल का।
लास्टली अगर एग्जाम्पल्स आपसे पूछे इन्वेस्टिगेशन के, तो एफआईआर के तहत जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर एक जो किया जा रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जब हम इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे ना, वहाँ से आपको पता चलेंगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। वहीं अगर हम इंक्वायरी की बात करें तो अंडर सेक्शन 223, 225 ऑफ बीएनएसएस जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष चल रही है प्रोसीडिंग, वो है इंक्वायरी। और भी प्रोविजंस में जो प्रोसीडिंग चलती हैं वो इंक्वायरी का पार्ट होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें भी आपको क्लियर होती जाएंगी। ट्रायल के बारे में आपको देखने को मिलेंगे अलग से कुछ चैप्टर्स, जैसे कि चैप्टर नंबर 19 में सेशन ट्रायल, 20 में वारंट ट्रायल, 21 में समन ट्रायल, 22 में समरी ट्रायल। ये सब एग्जाम्पल है ट्रायल के। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन करते हुए ये कहता है कि लीगली ओथ पर जिन प्रोसीडिंग्स में एविडेंसेस लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जुडिशियल प्रोसीडिंग के एग्जाम्पल हैं क्या क्या, जैसे कि अभी हमने पढ़ा इंक्वायरी जुडिशियल नेचर की होती है, ट्रायल जुडिशियल नेचर का होता है, और काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे प्रोविज़न, जैसे कि सुनवाई जो की जा रही है जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर कोई पर्सन एविडेंसेस लेने के लिए ऑथोराइज किया गया है, जैसे कि कमीशन को एविडेंसेस लेने के लिए ऑथोराइज करके जब भेजते हैं तो तब वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट है। और जैसे कि अंडर सेक्शन 223, 225, 379 ऑफ बीएनएसएस जो प्रोसीडिंग होती हैं वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एन लोकल जुरिसडिक्शन को डिफाइन कर रहा है, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही रीड कर लेना इसको। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज पी नोटिफिकेशन को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि कहीं पर भी नोटिफिकेशन लिखा हुआ दिखे ना बीएनएसएस में, तो इसका मतलब क्या है, ऑफिशियल गजट में पब्लिश करी गई नोटिफिकेशन। बार बार ना जगह जगह ये चीज़ अब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये की जाएगी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन पास करके, बस नोटिफिकेशन इशू करके ऐसा लिख दो, हो गया काम। उसी से समझ जाना कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश करी गई नोटिफिकेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज क्यू ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी एक्ट ओमिशन जो कि किसी एग्जिस्टिंग लॉ के तहत पनिशेबल बनाई गई है वो ऑफेंस है। जैसे बीएनएस में देख लो काफ़ी सारे ऑफेंस बता रखे हैं। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देख लो डिसऑनर ऑफ चेक वाला ऑफेंस। इसके अलावा जैसे कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत ट्रिपल तलाक को भी एक ऑफेंस बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्समेंट में जो भी लॉ हैं उनके तहत जिस भी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया है वो ऑफेंस है। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ऑफेंस में हम उस एक्ट, ऑफेंस की डेफिनेशन में उन एक्ट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं जिनकी कंप्लेंट की जा सकती है कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के तहत। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को डिफाइन कर रहा है, और कह रहा है कि नॉर्मली जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बनाया गया है वो तो है ही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसएचओ। वहीं अगर वो एब्सेंट है या फिर वो काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो बीमार है या कोई अदर रीजन की वजह से, तब नेक्स्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जो कि स्टेशन में प्रेजेंट है उसको हम एसएचओ कंसीडर कर लेंगे। बट जरूरी चीज ये है कि वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर जो कि प्रेजेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है उसको भी हम एसएचओ कंसीडर करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एस प्लेस को डिफाइन करता है। प्लेस में यहां पर इन्होंने इंक्लूड किया है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, टेंट, व्हीकल एंड वेसल को। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है ये, पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो कि दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी में। कह रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट जो कि बाय पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी जाती है अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3। और ये कैसे मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है, ये उस मजिस्ट्रेट को सबमिट करी जाती है जो कि अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज बी पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर होता है। और ये जो पुलिस रिपोर्ट है जैसे कि ये फाइल की जा रही है अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, इसको हम कंप्लीशन रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट इन नामों से भी जानते हैं। और ये पुलिस रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा रही है फाइल, अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसमें ये बात डिस्क्लोज होती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है कमिट बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो तब ये पुलिस रिपोर्ट बन जाती है डीम्ड कंप्लेंट। और ये जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है कहां पर,
सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में कंप्लेंट की डेफिनेशन जो दे रखी है उसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वहां पर ये चीज हमने पढ़ी थी अभी। बाकी ध्यान ये रखना है कि जब अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 पुलिस रिपोर्ट फाइल करी जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। उसमें पार्टीज का नाम और उन पर्सन्स का नाम जो कि केस के फैक्ट से एक्विंटेड है मेंशन होता है। इंफॉर्मेशन का नेचर और ये चीज की कौन सा ऑफेंस लग रहा है कि कमिट हुआ है, ये चीज मेंशन होती है कि जो एक्यूज है उसको अरेस्ट किया गया है या फिर उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है या फिर उसको अंडर सेक्शन 190 ऑफ बीएनएसएस कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया गया है। वहीं अगर रेप वाला मैटर है तो तब रेप विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में पुलिस रिपोर्ट के अटैच करी जाती है। और ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है जिसको हम चार्जशीट चालान वगैरह कह रहे हैं, ध्यान रखना है कि ये अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएसए पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है। ये कहा गया था सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस में। और अगर पूछे कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट में जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी ओपिनियन दे रहे हैं जो भी उन्होंने मटेरियल कलेक्ट करा है उसके हिसाब से, तो क्या इसको हम एविडेंस में एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। ये कहा गया था राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 के केस में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज यू पुलिस स्टेशन को डिफाइन कर रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन कर रहा है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली होता है वो पर्सन जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस। और हर एक पर्सन जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के तहत एक्ट करता है उसको भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसीडर करते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप बीएनएसएस का सेक्शन 338 देख सकते हो। इसके अलावा आप एक चीज देखे होंगे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 32 में, जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी यहां पर आप लिंक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डब्ल्यू जो कि सब डिवीजन को डिफाइन कर रहा है और ये पूछा नहीं जाता है। अगली डेफिनेशन आती है सम्मन केस की, जिसके साथ लिंक करके हमने पढ़नी है वारंट केस की डेफिनेशन। तो इन दोनों को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो इसलिए हम इनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज वाई में विक्टिम की डेफिनेशन। तो विक्टिम का मतलब होता है वो पर्सन जिसको लॉस हुआ है या इंजरी हुई है। क्यों? एक्यूज जिस एक्ट या ओमिशन को करने के लिए चार्ज किया गया है, एक्यूज के उस एक्ट या ओमिशन की वजह से, तो जिसको भी हुआ है इस वजह से लॉस या इंजरी, वो पर्सन विक्टिम है और उसके गार्जियन एंड लीगल हेयर भी विक्टिम के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के किसी ने दांत तोड़ दिए, तो जिसके दांत तोड़े गए उसके साथ कौन सा ऑफेंस किया गया? ग्रीवस हर्ट वाला ऑफेंस, और वो हुआ क्या? विक्टिम। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे सम्मन केस एंड वारंट केस। ये दोनों हैं क्या और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, सीधे सीधे कंपेयर करके पढ़ेंगे। सम्मन केस को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एक्स में डिफाइन किया गया है। वारंट केस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जेड में। सम्मन केस की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से दे रखी है कि सम्मन केस का मतलब है उस केस से जो कि वारंट केस नहीं है। अब पहले देखो कि वारंट केस क्या है। वारंट केस का मतलब होता है उस ऑफेंस के केस से जो ऑफेंस पनिशेबल है विद डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर 2 साल से ज्यादा के इम्प्रिजमेंट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल से कम के इम्प्रिजमेंट के लिए जो पनिशेबल ऑफेंस वाला केस है वो है सम्मन केस। और सम्मन केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है कितनी? 2 साल तक के कारावास की। वहीं वारंट केस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। ओके, इसीलिए जो वारंट केस है वो थोड़ा ग्रेव नेचर का होता है, वो ग्रेव नेचर का होता है। वहीं सम्मन केस थोड़ा कम ग्रेव नेचर का होता है, वो ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं होता है, वो ज्यादा ग्रेव नेचर का नहीं होता है। सम्मन केस का जो प्रोसीजर है जब आप देखोगे तो तब वो आपको लगेगा सिंपल एंड ऐसा जो बहुत ज्यादा स्पीडीली केस को कंक्लूड कर दे रहा है। वही जो आपका वारंट केस है उसका प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्लो होता है। एंड एज पर सेक्शन 282 ऑफ बीएनएसएस सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ऐसा वारंट केस के साथ नहीं किया जा सकता है। सम्मन केस में
फॉर्मली चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने आपसे पूछा था ना स्टार्टिंग में कि कौन सा ट्रायल है जहां पर चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, तो वो है सम्मन ट्रायल। वही वारंट ट्रायल के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसीजर का। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सम्मन केस में एज पर सेक्शन 227 ऑफ बीएनएसएस एक्यूज पर्सन को सम्मन भेजकर बुलाया जा सकता है। वारंट वगैरह भेजने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस चीज का एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 90 ऑफ बीएनएसएस में। और यहां पे ना सम्मन केस कर लेना, यहाँ पे वारंट केस लिखा हुआ है ना, आपको अगर आपने बुक परचेज करी है तो उसको ना करेक्ट कर लेना, वारंट की जगह सम्मन केस कर लेना इसको। हाँ, वही जो वारंट केस है वहां पर डिपेंड करता है कि अगर सम्मन भेजने से आ जाएगा तो सम्मन भेज के बुला लेंगे एक्यूज को, और अगर लग रहा है कि नहीं आएगा सम्मन भेज के तो तब अरेस्ट वारंट के जरिए उसको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सम्मन केस एंड वारंट केस में जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ साथ सेक्शन 2 बीएनएसएस का होता है कंप्लीट। अब यहां पर आप एक चीज पे गौर करो, हमने कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में। वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो टर्म यूज हुई ना मजिस्ट्रेट, उसका मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसी तरीके से बीएनएसएस में कई प्रोविजंस हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा हुआ दिखेगा। तो उस मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, ये बात आपको पता चलती है सेक्शन नंबर 3 से। तो एक बार जस्ट इस सेक्शन को रीड कर लेना, ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, यहां से दिल्ली जुडिशरी में क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे पहली बात सेक्शन 4 में ये कह रखी है कि बीएनएस में जो आप पढ़ोगे ऑफेंसेस, उन सभी ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या उनसे अगर किसी और तरीके से डील करना है तो वो सब कुछ होगा किस तरीके से, उस तरीके से जैसा कि बीएनएसएस में बताया गया है। सिमिलरली बीएनएस को छोड़ के बाकी जो अदर लॉ में बताए गए हैं ऑफेंसेस, उनके साथ भी यही किया जाएगा जब तक कि अदर लॉ में कोई डिफरेंट प्रोसीजर या फॉर्म नहीं दे रखा है। सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज देता है और कहता है कि जब तक कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्ट्ररी बात नहीं करता है तब तक बीएनएसएस में आपने जो भी चीजें पढ़ी वो किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगी किन किन को। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्पेशल लॉ है लाइक पॉक्सो हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लोकल लॉज हैं उनके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगी, या फिर किसी एग्जिस्टिंग लॉ के तहत किसी अथॉरिटी को स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन या पावर कन्फर करी गई है या कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो उनके ऊपर बीएनएसएस की कोई भी बात इंपैक्ट नहीं डालेंगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 5। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।